हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप लोगों के समक्ष आपसे किए वादे के मुताबिक एक बार फिर उपस्थित हूं। ठीक 3 बजे हैं और 3 बजे जैसा कि आपसे हमारा वादा है कि 3 बजे आपसे मैं करंट अफेयर्स के लाइव डिस्कशन के लिए आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तो उसी सिलसिले में करंट अफेयर्स के सेट नंबर 5 के डिस्कशन के साथ आज हम लोग मिले हैं। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून और सभी को नमस्कार। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 5 के करंट अफेयर्स के रुक्मिणी प्रकाशन की जो पुस्तक है उसके प्रश्नों के डिस्कशन की। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आईटी उद्योग के जनक के रूप में ये प्रचलित थे और इनका निधन हो गया। तो ये कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। आप लोग इसका आंसर जरूर करिए कमेंट करके। ठीक है, कल संडे थी सर इसलिए क्लास नहीं हुई थी। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए कि आपके आंसर्स क्या होंगे। भारतीय आईटी उद्योग के जनक कौन थे जिनका निधन हो गया। और आपके चारों के चारों विकल्प में जो है वो भारत के जाने माने उद्योगपति हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का जवाब सही आ भी रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? फकीर चंद कोहली। आंसर क्या हो जाएगा? फकीर चंद कोहली को भारतीय आईटी उद्योग का जनक कहते थे। इनका निधन 26 नवंबर को हो गया। इनका निधन कब हो गया? 26 नवंबर को इनका निधन हो गया। इनको भारतीय आईटी उद्योग के जनक या भारतीय आईटी उद्योग के पितामह के नाम से जाना जाता था। अब आपके विकल्प में जो देखिएगा ये सभी के सभी क्या है? उद्योगपति हैं। तो अजीम प्रेमजी ये विप्रो के संस्थापक हैं। सैम पित्रोदा भी आपके एक बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं और साथ ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी हैं। ये टेलीकॉम उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कौन? सैम पित्रोदा टेलीकॉम उद्योग से संबंधित हैं और ये कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। नारायण मूर्ति के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक हैं। कौन? नारायण मूर्ति। ठीक है, तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां आपका आंसर हो जाएगा फकीर चंद कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गरिमा गृह क्या है? गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल किसको समर्पित है? दरअसल गरिमा गृह के नाम से ही एक पोर्टल लॉन्च किया गया। ये गरिमा गृह किससे संबंधित है? तो ये गरिमा गृह आपके संबंधित है किससे? किन्नरों से संबंधित है। किससे? किन्नर से संबंधित है, जिसको कि आप ट्रांसजेंडर कहते हैं या थर्ड जेंडर भी कहते हैं। तो किन्नरों के कल्याण से ही संबंधित है और इसको भारत के 10 राज्यों के 10 शहरों में, इसको 10 राज्यों नहीं 10 शहरों में इस पोर्टल की शुरुआत सर्वप्रथम की गई है। और इसमें आपको कुल मिलाकर के 13 आश्रय गृह की स्थापना की जाएगी। इसके तहत कितने आश्रय गृह? 10 शहरों में 13 आश्रय गृह शुरू किया जाएगा। कितना? 13 आश्रय गृह की शुरुआत की जाएगी। तो ये गरिमा गृह किससे संबंधित है? आपके किन्नरों के कल्याण से संबंधित है। इसका उद्देश्य है कि किन्नरों को ये आश्रय देगा और उसके भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। किससे? इस गरिमा गृह नामक नेशनल पोर्टल की सहायता से। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? किन्नर। और इस गरिमा गृह नेशनल पोर्टल का शुरुआत या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सामाजिक न्याय मंत्री जो आपके थावरचंद गहलोत के द्वारा, थावरचंद गहलोत द्वारा इसकी शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर हमारी किताब से एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन आपके विदेश से तो आते नहीं है। क्वेश्चन हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं उसी को क्वेश्चंस का रूप दे दिया जाता है। और जो चीज़ें चर्चित होती है, जो चीज़ें प्रसिद्ध हो जाती है, जो चीज़ें वायरल होती है, ऐसा मैं बार बार आपको कहता हूं कि वही चीज़ें आपके करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो उन्हीं चीज़ों को हम भी कंपाइल करके पुस्तक का रूप दे करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और अगर आप इस पुस्तक को ठीक से पढ़ते हैं, इसके डिस्कशन से लगातार जुड़ते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर आशातीत सफलता मिलने वाली है। इस पुस्तक से जो उम्मीदें हैं आपकी, वह निश्चित तौर पर बहुत ही
बहुत हद तक आपके लिए सुकून देने वाला होगा। ठीक है, तो देखिएगा किस फिल्म को, तीसरा प्रश्न, किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2020 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। हमने पहले भी इसके बारे में आपके समक्ष बात किया है, हमने आपको ये बतलाया है। ठीक है, तो ऑस्कर पुरस्कार 2020 के लिए जो आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर भारतीय फिल्म को चुना गया उसका नाम क्या है? उस फिल्म का नाम है जल्लीकट्टू। क्या नाम है? जल्लीकट्टू। और मैंने आपको बतलाया था कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में सांड के साथ लड़ाई का एक आस्था से जुड़ा हुआ खेल है। जल्लीकट्टू क्या है? आस्था से जुड़ा हुआ तमिलनाडु का एक खेल है जिसमें कि लोग सांड के साथ, बैल के साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी कर दिया था, लेकिन यहाँ तमिलनाडु राज्य के लोगों के मांग के आधार पर इसको पुनः बहाल कर दिया गया। तो जल्लीकट्टू नामक एक मलयालम भाषा में फिल्म भी बनी है जिसको कि ऑस्कर पुरस्कार 2020 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया। और 2021 के लिए लघु फिल्म श्रेणी में आपको मैंने बताया था कि सेमलेस, लघु फिल्म श्रेणी में सेमलेस फिल्म को क्या किया गया है? 2021 के लिए ऑस्कर पुरस्कार हेतु नामित किया गया है। और कीथ जोम्स इसके निर्देशक हैं, ये भी मैंने आपको बतलाया था पिछले ही सेट में। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्लीकट्टू। ठीक है, और सभी फिल्म जो भी चर्चित फिल्म है उनके निर्देशकों के नाम आप याद रखिएगा। तो जल्लीकट्टू फिल्म के निर्देशक कौन है? लीजो जोस है। इनके इसके निर्देशक कौन है? याद रखिएगा एकदम, लीजो जोस। लीजो जोस इस जल्लीकट्टू फिल्म के निर्देशक हैं। पीरियड फिल्म आपने देखा होगा। तो पीरियड फिल्म क्या था? पीरियड फिल्म आपका बेहद ही सामाजिक कहानी पर जुड़ा हुआ, सामाजिक घटनाओं पर जुड़ा हुआ एक सिनेमा था जिसमें कि महिलाओं को माहवारी के दौरान होने वाली तकलीफों और उससे निजात पाने के बहुत सारे हकीकत से हमें इस फिल्म के जरिए रूबरू कराया गया। इसके अभिनेता अक्षय कुमार इसमें थे। छपाक भी बेहद चर्चित फिल्म रही थी। इसमें दीपिका पादुकोण मुख्य किरदार में थी। तो दीपिका पादुकोण की यह फिल्म छपाक भी बेहद चर्चा में रही थी। तो इसके निर्देशक के बारे में याद रखिएगा कि मेघना गुलजार इस फिल्म के निर्देशक थे। कौन? मेघना गुलजार, जाने माने निर्देशक हैं मेघना गुलजार, छपाक फिल्म के निर्देशक हैं। ठीक है, और गुलाबो सिताबो था, गुलानो नहीं, गुलाबो सिताबो था। तो इसके अभिनेता के बारे में आप याद रखिएगा, आयुष्मान खुराना इसमें काम किया था इन्होंने। और आयुष्मान खुराना को लेकर के कई क्वेश्चंस बीते हाल के एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं कि इनको टाइम्स पत्रिका के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। साथ ही साथ इनको यूनेस्को के फॉर एवरी चाइल्ड चिल्ड्रन अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया या एडवोकेट बनाया गया। ऐसा 2 प्रश्न इनके बारे में खूब पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन बन गया है? यानी कि ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया साइट है, ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स पाने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे ज्यादा अब तक जितने भी दुनिया के अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंक हैं उन सभी केंद्रीय बैंकों में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स ट्विटर्स पर किसके हैं? तो ये हमारी आरबीआई का है। और आरबीआई के कितने फॉलोवर्स हैं? तो लगभग 10 लाख प्लस, यानी 1 मिलियन प्लस कहने का मतलब होता है 10 लाख प्लस, क्योंकि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। तो आरबीआई का जो ट्विटर हैंडल है उस पर 10 लाख से अधिक फॉलोवर हो गए हैं। ठीक है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके पिछले क्वेश्चन में देखिएगा 2-3 चीजें और याद रख लेंगे आप। नाबार्ड का अध्यक्ष आपको पूछा जा सकता है, तो जो कि कुछ महीने पहले ही बदला है, तो गोविंद राजुलू चिंटूला, गोविंद राजू चिंटूला या राजुला चिंटूला करके लिखता है, तो गोविंद राजुलू चिंटूला। और एचडीएफसी बैंक के प्रमुख के बारे में भी याद रखिएगा जो हाल ही में बदले हैं, तो शशिधर जगदीशन, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? एनसीसी का पूर्ण रूप सबसे पहले क्या होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो एनसीसी क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर होता है। क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर होता है। और यह एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को की गई थी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इस हिसाब से जब आप देखेंगे कि 2020 में 22 नवंबर को इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो याद रखेंगे कि ये इसका 72वां स्थापना दिवस था। क्या था? 72वां स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, 72वां स्थापना दिवस मनाया किसने? आपके एनसीसी ने। 16 अप्रैल और 22 नवंबर में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि 16 अप्रैल 1948 को ही इसकी स्थापना तिथि मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना की घोषणा हुई थी और औपचारिक रूप से 22 नवंबर को इसकी घोषणा हुई थी। इसलिए 22 नवंबर को ही मनाया जाता है क्या आपका इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। और एनसीसी के महानिदेशक हाल ही में बदले हैं, तो ये आपके राजीव चोपड़ा क्या है? आपके एनसीसी के महानिदेशक हैं। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? राजीव चोपड़ा हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, तो अफगानिस्तान 2020 के नाम से एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, अफगानिस्तान 2020 के नाम से एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया? आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन की स्थापना इसमें भाग लिया गया। ठीक है, रक्षा मंत्री देखिएगा भारत के कौन है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह है। वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री कौन है? तो ये निर्मला सीतारमन है और भारत की पहली महिला कैबिनेट वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन। चलिए, प्रधानमंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हैं। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा अस्तित्व में है? तो ये 17वीं लोकसभा अस्तित्व में है। 17वीं लोकसभा अस्तित्व में है। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? तो एमी अवार्ड और एमी इंटरनेशनल अवार्ड दोनों दो अलग अलग समय में दिए जाते हैं और अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार अलग है और एमी पुरस्कार ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो हाल ही में आपका अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार की घोषणा की गई। हाल में आपके अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार की घोषणा की गई और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में सबसे सर्वश्रेष्ठ आपका कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया, ये 48वां था। ये 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार था और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब इसमें दिल्ली क्राइम नामक वेब सीरीज को दिया गया। किसको? दिल्ली क्राइम नामक वेब सीरीज को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया, दिल्ली क्राइम को। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जा रही है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बिली बैरेट को, किसको? बिली बैरेट को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में यूके के बिली बैरेट को क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। हालांकि अर्जुन माथुर जो दिल्ली क्राइम में इन्होंने काम किया था, इनको नामित किया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने के लिए, लेकिन इन्हें फाइनली यह पुरस्कार नहीं मिल सका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत ने पहली बार भारी वजन वाला टॉर्पीडो को नवंबर 2020 में लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो टॉर्पीडो ये क्या होता है? भारी वजन वाला टॉर्पीडो, तो टॉर्पीडो होता क्या है? तो टॉर्पीडो के बारे में जान लीजिएगा कि टॉर्पीडो आपका पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। ये जो टॉर्पीडो लॉन्च किया गया ये क्या है? पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। पनडुब्बी रोधी यानी पनडुब्बी का विरोध करने की इसमें पूरी क्षमता है और ये आपका भारी भरकम वजन के लिए जाना जाता है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम वरुणास्त्र है। क्या नाम है इसका? इसका नाम वरुणास्त्र है। और यह क्या है? पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया, यानी इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका विकास किया गया। अब देख रहे होंगे आप रुद्रम आपके BPSC में भी इससे प्रश्न था कि भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसको लिख लीजिएगा, भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम है। और इसका विकास भी आपके DRDO के द्वारा ही किया गया है। रुद्रम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आगे भी आपको हर परीक्षाओं में पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो क्या याद रखिएगा? रुद्रम आपका पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है। पिनाक आपके विकल्प में दिख रहा है, तो पिनाक के बारे में क्या याद रखिएगा? पिनाक एक प्रकार की रॉकेट प्रणाली है। क्या है? पिनाक एक प्रकार की रॉकेट प्रणाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एंटी रेडिएशन का मतलब होता है कि जो रेडिएशन के खिलाफ हो। एंटी मतलब विरोध में, रेडिएशन का मतलब होता है आपका रेडिएशन यानी रेडियो सक्रियता, जो ठीक है, विकिरण जिसको कहते हैं। रेडिएशन मतलब रेडियो सक्रियता नहीं, विकिरण। तो विकिरण का प्रतिरोधी जो हो, जिसमें विकिरण के प्रतिरोध की क्षमता हो, उसी को हम एंटी रेडिएशन मिसाइल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत का शीर्ष इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट घोषित किया जाता है इसको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और ये 2021 के लिए जो जारी किया गया है, इसमें भारत का शीर्ष इंस्टीट्यूट किसे घोषित किया गया? तो बहुत लोगों का जवाब एकदम सही आ रहा है। जवाब होगा यहाँ IIT बॉम्बे। क्या हो जाएगा सही जवाब? IIT बॉम्बे इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के कितने संस्थानों को टॉप 500 में जगह मिली है? टॉप 500 में जगह मिल पाया है। टॉप 10 में छोड़ दीजिए, टॉप 100 में छोड़ दीजिए सोचना। ठीक है, कम से कम लोग क्या सोचेगा? टॉप 100 में, टॉप ज़्यादा से ज़्यादा लोग टॉप 10 में सोचेगा। तो टॉप 10 में तो सोचिए ही मत, टॉप 100 में भी आप ना ही सोचे तो बेहतर होगा। तो इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में इस IIT बॉम्बे, जो भारत का, कहाँ का पूछ रहा है? कह रहा है भारत का शीर्ष इंस्टीट्यूट है, इसका ओवरऑल रैंकिंग क्या है? इसका ओवरऑल रैंकिंग 172वां। इसका ओवरऑल रैंकिंग कितना है? 172वां है, 172 है। और इसमें भारत का कुल 500 में भारत के कुल 8 इंस्टीट्यूट ने, 8 संस्थानों ने 500 में, टॉप 500 में मात्र 8 संस्थानों ने स्थान हासिल किया है, जिसमें कि भारत के सभी संस्थानों में, इन 8 संस्थानों में IIT बॉम्बे सबसे शीर्ष पर है। तो इसका स्थान क्या है? 172वां है ओवरऑल। ठीक है, और हम टॉप की बात करें तो MIT का नाम आपने सुना होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे टॉप, दुनिया में सबसे टॉप जो रहा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी को MIT कहते हैं हम शॉर्ट में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT ने पूरी दुनिया में क्या किया? सभी यूनिवर्सिटी में सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा।
सेकंड पोजीशन पर सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा और तीसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और तीसरे स्थान पर याद रखिएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब भारत के जो अन्य विकल्प दिए गए उसमें से देखिएगा आईआईटी मद्रास का स्थान क्या है, तो आईआईटी मद्रास का स्थान इसमें 275 है। इस 500 में कितना स्थान है, 275वां स्थान पर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी गुवाहाटी जो है, आईआईटी गुवाहाटी का रैंकिंग 470 है, 470 है। और आईआईटी कोलकाता नहीं होता, आईआईटी खड़गपुर है। यहाँ कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर है। आईआईटी खड़गपुर के रैंकिंग की बात करें तो इसका रैंक 314 है। तो इस प्रकार सबसे बेहतर प्रदर्शन वाला भारतीय संस्थान आईआईटी बॉम्बे 172वां ओवरऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती विजय का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना ने कहां से कहां तक साइकिल अभियान शुरू किया है। तो आप जानते हैं कि 3 दिसंबर 1971 को, कब, 3 दिसंबर 1971 को भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसी युद्ध के दौरान 13 दिन ये युद्ध चला था, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। और इसी युद्ध के दौरान आपको बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया गया था और भारत ने इसमें बांग्लादेश की भरपूर सहायता की थी। तो इस युद्ध का क्या मनाया गया, आपको स्वर्ण जयंती विजय मनाया गया। और इस युद्ध के बारे में जान लीजिएगा कि 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण करने के लिए विवश किया था। तो इस युद्ध का स्वर्ण जयंती जश्न जो मनाया गया वह गुजरात से राजस्थान तक साइकिल अभियान के रूप में शुरू किया गया। कहां से कहां तक, गुजरात से राजस्थान तक। गुजरात का कौन सा स्थान, तो गुजरात के भुज में लखपत पोस्ट है। भुज, गुजरात का भुज में लखपत पोस्ट, ठीक है, लखपत पोस्ट से राजस्थान के जैसलमेर तक, राजस्थान में जैसलमेर तक इस साइकिल अभियान को चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा इसके स्वर्ण जयंती जश्न के रूप में मनाने के लिए। और चूंकि 1971 में ये युद्ध हुआ था तो ये साइकिल अभियान जो हुआ ये 1971 किलोमीटर का था। ये साइकिल अभियान कितने का था, साइकिल अभियान 1971 किलोमीटर लंबी दूरी का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष किसे बनाया गया, कौन, क्या, कहां से, आपको खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी, और पिछले बार भी ऐसे कई प्रश्न देखे गए थे जिसमें सीईओ, अध्यक्ष, चेयरमैन वगैरह वगैरह ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फास्ट करते हैं सर, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज्यादा चीजें बतानी पड़ती है, तो फास्ट कैसे करें, ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर देते हैं तो वो आप ही के लिए फायदा होगा अवनीश जी। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की बात हो रही है। तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, आपका दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, यूएई के दुबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और आईसीसी के अध्यक्ष जो थे, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर थे, उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। और उनके इस्तीफा देने के पश्चात इमरान ख्वाजा अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कुछ दिनों तक कार्य किया उन्होंने। उसके बाद न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को आईसीसी का नया स्वतंत्र अध्यक्ष बनाया गया। तो इन्होंने किसकी अध्यक्ष ली, शशांक मनोहर की। इनसे पहले कौन थे, शशांक मनोहर अध्यक्ष पद पर थे। और शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद बीच में कुछ दिनों तक किसने, इमरान ख्वाजा ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जो कि क्या थे, अंतरिम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए क्लियर होगा ये प्रश्न। ये इनके बारे में ये भी याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले किस देश के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के, कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, देखिएगा, गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर लिखी पुस्तक जिसका अनावरण विमोचन प्रधानमंत्री के द्वारा नवंबर 2020 में किया गया, इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है,
तो आप जानते हैं गुरु नानक देव कौन थे? गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे, फर्स्ट सिख गुरु। क्या थे ये? सिखों के प्रथम गुरु थे। और इनका मानना था कि लोग आपस में मिलजुल कर बंधुत्व की भावना से, भ्रातृत्व की भावना से मिलजुल कर रहे। कर्म की भावना को भी इन्होंने प्रबल माना था और कर्म को ही धर्म इन्होंने बताया था। तो गुरु नानक देव के जीवन और उनके आदर्शों का पूरा उल्लेख इस पुस्तक में दिया गया। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका विमोचन नवंबर 2020 में किया गया। इसके लेखक की बात करें तो कृपाल सिंह इसके लेखक हैं। कौन? कृपाल सिंह इसके लेखक हैं। और यह पुस्तक का जब अनावरण किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ आपके मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। उनके द्वारा क्या किया गया? इस पुस्तक का विमोचन किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, यह विषय 2020 के किस दिवस का है? ठीक है, तो ऑरेंज द वर्ल्ड क्या है क्वेश्चन? ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, यह विषय किस दिवस का है? तो याद रखिएगा कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिवस मनाया जाता है, कई चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये आपका, और उन दिवसों का कुछ ना कुछ थीम होता है, जिस सोच पर आधारित, जिस विषय पर आधारित वह दिवस होता है, उसकी एक थीम होती है। तो यह थीम आपको यहाँ दिया गया है और किस दिवस का थीम है ये आपको पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन दिवस का थीम है 2020 का। किस दिवस का? महिला के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस 2020 का यह विषय है। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 25 नवंबर को मनाया जाता है। विकल्प में देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दरोगा मेंस में, इस बार बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। बाल अधिकार दिवस, तो इसमें विश्व जोड़ दीजिएगा। विश्व बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 13 का बी बहुत लोगों का जवाब है, एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारत पाक सीमा पर किस राज्य में 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आप जानते हैं कि भारत पाक सीमा पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ये 3 राज्य और एक, अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आपके स्थित हैं कहाँ? भारत पाकिस्तान की सीमा पर। तो इस सीमा पर पूछा जा रहा है कि 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल पावर एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो पहले याद रखिएगा ये राजस्थान में किया जाएगा। और राजस्थान में पहले क्या था ये पावर? तो 4883 मेगावाट था। कितना था पहले ये? 4883 मेगावाट को ही बढ़ा करके इसकी क्षमता कितनी की जाएगी? 8000 मेगावाट की जाएगी। और ये अलग अलग सोर्स से अलग अलग मात्रा में प्राप्त किए जाएंगे। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि 4310 इसमें 8000 मेगावाट में 4310 मेगावाट आपका पवन ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा। किससे? पवन ऊर्जा से। पवन ऊर्जा से 4310 मेगावाट प्राप्त किया जाएगा। दूसरा देखिएगा इसमें 3760 मेगावाट किससे किया जाएगा? तो 3760 मेगावाट सौर ऊर्जा से किया जाएगा। किससे? सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अब और आपका कितना बच गया? तो अब आपका लगभग जो बचा 120, क्या बच गया? 120 मेगावाट। ये 120 मेगावाट आपको बायोमास से प्राप्त किया जाएगा। बायोमास से प्राप्त किया जाएगा। यानी इस प्रकार पहले यहाँ मौजूद 4883 मेगावाट के क्षमता को 8000 पर किया जाएगा, जिसमें 4310 मेगावाट पवन ऊर्जा से, 3760 मेगावाट सौर ऊर्जा से, 120 मेगावाट बायोमास से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बारकोड कैसे करें?
तो आपको बार कोड जो दिया गया है उसको आप स्कैन करिए, रुक्मिणी प्रकाशन का आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आपको रिडीम कोड का एक ऑप्शन देगा, जो किताब में आपका कोड दिया हुआ है वहां से आप उसको स्कैन करके लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब वाला बार कोड स्कैन करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में स्कैनर होगा, वहां से आप स्कैन करके डायरेक्ट यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन वॉटसन ने सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो शेन वॉटसन के बारे में आप जानते होंगे, ये क्या थे, तो ये जाने माने क्रिकेटर थे। किस देश के, तो ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेटर थे, इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, संन्यास लेने की घोषणा की। आईपीएल में याद रखिएगा ये चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे वर्तमान में, और इस वर्ष भी इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से खेला था। इससे पहले ये राजस्थान रॉयल्स से भी खेल चुके हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, कौन, शेन वॉटसन, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो बीड़ी और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया। और महाराष्ट्र में नवगठित उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया, जिसमें कि बीड़ी और सिगरेट को खुले में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजस्थान में याद रखिएगा कि राजस्थान में गुटखा बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बिहार में शराब पर, बिहार में किस पर, शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, बिहार में क्या चीज प्रतिबंधित है, शराब प्रतिबंधित है 1 अप्रैल 2016 से ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या है, किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी, ऑनलाइन जुआ इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य ने इसके लिए कुल 132 ऑनलाइन साइट्स को भी बैन किया है। कितने, 132 साइट्स, वेबसाइट्स को भी बैन किया है, जो कि आपका ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुआ से संबंधित था। ठीक है, कुछ चीजें आप देखते होंगे कि फैंटेसी क्रिकेट के लिए कई सारे साइट्स हैं, कई सारे ऐप्स हैं जो कि चल रहे हैं, तो उनको भारत सरकार ने मान्यता दी है, इसीलिए वे वैधानिक तौर पर क्या हैं, मान्य हैं और उनको बैन नहीं किया गया है, जैसे ड्रीम 11 आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नेम भी ले लिया कीजिए जो आंसर दे रहे हैं। बहुत लोगों का आंसर आता है सर, तो हर लोगों का नाम एक तरफ से पढ़ना संभव नहीं होता, दूसरी तरफ आप लोग स्पीड बढ़ाने की भी बात करते हैं, नाम पढ़ने की भी बात करते हैं। तो नाम पढ़ूं या स्पीड बढ़ाऊं, ये बता दीजिए। अवनीश जी, आपका नाम हमने वैसे भी लिया है, ठीक है। तो आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर के सही था, 17 का जवाब आपका सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब कर दीजिए जल्दी से। हाँ, तो पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व था, जिसको कि क्या किया, टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में बदल दिया गया। तो अब इसके साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या देश में कितनी हो गई, पहले 18 था और एक इसके जुड़ने के बाद भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 19 हो गई है। कितनी हो गई है, 19 हो गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि 19, और उसके अलावा एक राजस्थान में आपका जैसलमेर है, राजस्थान में आपका एक जैसलमेर को भी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल करने की घोषणा, चर्चा चल रही है। अगर इसको शामिल कर दिया जाता है तो ये भारत का 20वां बायोस्फीयर रिजर्व होगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, तो 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, न्यूजीलैंड में भारत की पहली मंत्री कौन बनी है, ठीक है। तो इस प्रश्न पर हम पहले भी आपके समक्ष डिस्कस, ठीक है, गलत कमेंट ना करें आप लोग तो बेहतर होगा। चलिए देखिएगा, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री
कौन बनी है? किसी को भी गलत शब्द कोई ना लिखें, ठीक है। चलिए देखिए, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो ये प्रियंका राधाकृष्णन बनी है। ये इस पर हमने आपको पहले भी कई बार बतलाया है कि न्यूजीलैंड में, इसके अलावा इंग्लैंड में आपके 3 लोग, ब्रिटेन में 3 भारतीय व्यक्ति मंत्री हैं। इंग्लैंड में 3 भारतीय व्यक्ति मंत्री के रूप में, यानी वहां के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। कहाँ? तो ब्रिटेन में। और न्यूजीलैंड में हुए हाल ही में संपन्न चुनाव में प्रियंका राधाकृष्णन क्या बनी है? भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो आपका याद रखिएगा यहाँ प्रियंका राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। हाँ, किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार, मतलब एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के द्वारा दिया जाता है। इसमें कर्नाटक सरकार के द्वारा जो दिया गया है वह KL राहुल को दिया गया। और KL राहुल को यह किंग्स 11 पंजाब के IPL में किंग्स 11 पंजाब क्रिकेट टीम के कप्तान थे। और उन्हीं इसी प्रदर्शन को देखते हुए एकलव्य पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा किसको दिया गया? KL राहुल को दिया गया है, ठीक है। अब याद रखिएगा शिखर धवन। तो शिखर धवन दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे IPL में, और ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी खेलते हैं, और KL राहुल भी इंडिया के लिए खेलते हैं। रोहित शर्मा ये मुंबई इंडियंस IPL क्रिकेट टीम के कप्तान थे, और इनकी टीम ने क्या किया? पांचवी बार IPL के खिताब पर भी कब्जा किया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके 5वीं बार जीता। और विराट कोहली जो RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान थे, और इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट, वनडे और 20 टीम के भी कप्तान हैं, ठीक है। तो ये आपके आज के कुछ सेट नंबर 5 के 20 महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, इसको लेकर के मैं 3 बजे आपके समक्ष रूबरू हुआ था। प्रतिदिन करंट अफेयर्स का लाइव सेशन 3 बजे से शुरू होता है, जिसमें रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की पुस्तक के 20 प्रश्नों पर, जो ऑब्जेक्टिव्स का एक सेट है, उसके एक सेट पर यानी 20 प्रश्नों पर हम डिस्कशन लेकर के आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तो कल पुनः आप, उसके अलावा 8 बजे हम शाम में आपसे स्टैटिक जीके के क्लास को लेकर के लाइव 8 बजे रूबरू होते हैं। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इन दोनों सेक्शन से NTPC की जो वर्तमान परीक्षाएं हुई हैं, जो आगे होने वाली हैं, उसमें भी यही संभावना है, इस पैटर्न को देखते हुए, कि खूब सारे प्रश्न आपके स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे। इसी नज़रिए से आपको करंट अफेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, और स्टैटिक जीके जो पूछे जा रहे हैं उस पैटर्न पर आपको ज़्यादा फोकस करते हुए आपकी सेवा में मैं नीतीश चंद्रा प्रतिदिन 3 बजे करंट अफेयर्स और 8 बजे स्टैटिक जीके लेकर हाजिर होता हूं। तो कल पुनः मिलेंगे, और 8 बजे शाम में भी आज स्टैटिक जीके के क्लास में लाइव आपके समक्ष जरूर रूबरू होंगे। इसी वादे, विश्वास और उम्मीद के साथ मैं फिलहाल आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।